Assalamu alaikum students. I am Muhammad Waqas Tahi. Today we are going to study fourth lecture of organic chemistry, second year chemistry class का seventh chapter of organic chemistry, I mean fundamentals of organic chemistry. उसका आज fourth lecture है, उसका आज हम चौथा lecture study करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोल। हमारी आज की टोटल गुफ्तगू जो है वो कोल पे होगी। कोल से रेलेवेंट बातें, कोल से रेलेवेंट क्वेश्चंस या कोल से रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आज टोटल हम इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। आइए हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। लास्ट लेक्चर में एट द एंड मैंने डेफिनेशन ऑफ कोल आपको बताया। स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि कोल जो है वो ब्लैकिश कलर का है, सॉलिड है और वो नाइट्रोजन उसमें है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस पाई जाती है, लेकिन वो सॉलिड हालत में भी है। और पाकिस्तान के अंदर बहुत क्वालिटी का कोल पाया जाता है। इसकी डेफिनेशन, इसका कलर ब्लैक होता है, सारी बातें हमने स्टडी की। आज नेक्स्ट जो बातें स्टडी करनी है वो है फॉर्मेशन ऑफ कोल, आई मीन थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। कीप इट इन माइंड प्लीज कि कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कोल बनता किस तरह से है। तो ये लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। याद रखिए स्टूडेंट्स, कोल की फॉर्मेशन में कम से कम जो हिस्सा लगता है वो 500 मिलियन ईयर्स का लगता है। 500 मिलियन ईयर्स, 500 मिलियन साल पहले, 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन साल पहले हुआ क्या? हुआ ये कि जो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स के जो फॉसिल्स हैं वो ना बरीड हो गए, मदफून हो गए। कहाँ पे? इन द सेडिमेंट्स ऑफ अर्थ, सेडिमेंट्स ऑफ अर्थ, जमीन की तहों के नीचे। 500 मिलियन ईयर अगो जो पौधे और जानवर हैं उनके जो फॉसिल्स हैं, आई मीन जो उनकी डेड बॉडीज हैं, जो उनके रिमेन्स हैं, वो जब सेडिमेंट्स ऑफ अर्थ के नीचे मदफून हो गए तो वहां पे कुछ रिएक्शन टेक्स प्लेस हुए। उन रिएक्शन के टेक्स प्लेस होने से आस्ता आस्ता इतना अरसा गुजर जाने के बाद कोल की फॉर्मेशन हुई है, आई मीन कोल फॉर्म होता है। तो इसमें रिएक्शन किस तरह के होते हैं? इसमें रिएक्शन, इसमें केमिकल रिएक्शन भी होता है, यानी जो कोल बनता है, कोल जो बनता है वो केमिकल रिएक्शन के ज़ेरे असर भी बनता है और उसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल डीकंपोजिशन भी टेक्स प्लेस होती है। तो इन दोनों के होने से, दोनों से मेरी मुराद है केमिकल रिएक्शन और बैक्टीरियल डीकंपोजिशन। बैक्टीरियल डीकंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन जो कि सेडिमेंट्स ऑफ अर्थ के नीचे होते हैं, वहां पे वुड जो है वो आस्ता आस्ता, लकड़ी जो है वो आस्ता आस्ता कन्वर्ट होती है कोल में। अब ये जो वुड कन्वर्ट होती है ना कोल में, इस प्रोसेस को बेटा जी कहा जाता है कार्बोनाइजेशन। आई मीन कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। वुड जब कन्वर्ट होती है कोल में तो इस पूरे प्रोसेस का नाम, इस पूरे प्रोसीजर का नाम जो है हम उसको कहते हैं कार्बोनाइजेशन। आई मीन कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल, दिस वन इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। मैं इसको ना आसान अल्फाज में इस तरह से लिखूंगा कि ये वुड है, वुड कन्वर्ट हो गया कोल में, वुड कन्वर्ट होता है कोल में, इस प्रोसेस का नाम है कार्बोनाइजेशन। बड़ी अहम बात, बड़ी खूबसूरत बात यह है कि ये टाइम कितना लगता है? 500 मिलियन ईयर्स का टाइम लगने के बाद
एक्चुअली कोल की फॉर्मेशन होती है जब कंप्लीट वुड जो है वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी ज़रूरी गौर है, कभी ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट जो वुड है वो अच्छे कोल में कन्वर्ट हो जाए। स्टूडेंट्स, कोल की कई हालतें बनती हैं। पहले वुड जो है वो किसी इंफीरियर टाइप के, अदना टाइप के कोल में कन्वर्ट होता है, फिर अरसा गुजरने के बाद उसके ऊपर और लेयर चढ़ती हैं और मिट्टी की तहें चढ़ती हैं और वो नीचे से नीचे दफन हो जाती हैं, तो उसके बाद वो अदना दर्जे का कोल आस्ता आस्ता आगे जाके आला दर्जे आई मीन सुपीरियर कोल में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए ये कोल की स्टेजेस होती हैं। तो कोल जब इन स्टेजेस में से गुजर के सुपीरियर टाइप का कोल बनता है, उस तक जो टोटल अरसा लगता है वो है 500 मिलियन ईयर्स। हम उन कोल्स की डिफरेंट स्टेजेस को क्लासिफिकेशन ऑफ कोल की सूरत में लिखा करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, यू नो दैट व्हेनेवर वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम कोल एक जैसा नहीं है, कोल में डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कोल में फर्क पाया जाता है। तो उस कोल के अंदर जो डिफरेंस है, कोल के अंदर जो फर्क है, उसको मद्देनजर रखते हुए कोल की क्लासिफिकेशन करते हैं। लेकिन वो डिफरेंस किस चीज का है, किस चीज के फर्क को मद्देनजर रखते हुए क्लासिफिकेशन ऑफ कोल किया जाता है। तो बहुत अहम बात याद रखिएगा कि ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोल हम स्टडी करने जा रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन। कोल के अंदर कार्बन की परसेंटेज, कोल के अंदर कार्बन की परसेंटेज डिफरेंट होने की वजह से कोल की डिफरेंट स्टेजेस बनती हैं और हम उन डिफरेंट स्टेजेस को क्लासिफाई करते हैं। किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, याद रहे कि सबसे पहले वुड जो है वो कन्वर्ट होता है जाके पीट में, और मैं कहता हूं कि पीट जो है ना वो सबसे इंफीरियर स्टेज ऑफ कोल, पीट में कन्वर्ट होता है। अब फिर कुछ अर्सा गुजरने के बाद ये जो पीट है ये कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में, लिग्नाइट एंड अदर स्टेज ऑफ कोल। इसके बाद ये जो लिग्नाइट है ये एक और लंबा अर्सा गुजरने के बाद लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाता है बिट्यूमिनस कोल में, इट कन्वर्ट इनटू बिट्यूमिनस कोल। अब आगे चलें तो ये जो बिट्यूमिनस कोल है इस पर फिर कुछ रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं, फिर ये अंडरगोज केमिकल रिएक्शन, तो बिट्यूमिनस कोल कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट। बाज़ किताबों में एंथ्रासाइट कोल है, बाज़ लिटरेचर में इसको एंथ्रासाइट लिखा हुआ है, तो बातें दोनों ही सही हैं, आई मीन एंथ्रासाइट कह लें या एंथ्रासाइट कोल कह लें। अब वुड कन्वर्ट हुआ पीट में, इस दौरान जो रिएक्शन टेक्स प्लेस हुए उन रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन है, उन रिएक्शन में कुछ रिएक्शन जो हैं वो बैक्टीरियल रिएक्शंस हुआ करते हैं। इसके बाद ये जो पीट है, पीट जब कन्वर्ट होता है लिग्नाइट में, तो ये जो रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं ये हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं, तो लिग्नाइट की फॉर्मेशन होती है। आफ्टर दैट ये जो लिग्नाइट है ये बिट्यूमिनस कोल में कन्वर्ट होता है और ये रिएक्शन एट हाई प्रेशर टेक्स प्लेस होता है। पी से मुराद प्रेशर है। फिर जैसे जैसे हम आगे चलेंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम आयनिंग स्टेजेस ऑफ कोल से फर्स्ट से सेकंड स्टेज पे थर्ड स्टेज पे जाएंगे, तो उसके साथ साथ ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब आगे बिट्यूमिनस कोल पे चले तो बिट्यूमिनस कोल जब कन्वर्ट होता है एंथ्रासाइट में, इस दौरान और ज्यादा हाई प्रेशर डेवलप होता है और हाई प्रेशर पे जब रिएक्शन टेक्स प्लेस होते हैं तो तब जाके बिट्यूमिनस कोल एंथ्रासाइट में चेंज होता है। अब ना इसमें एक बात तो बड़ी ज़ेरे गौर है, वो ये है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर मैं पीच की बात करूं तो इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है 60% कार्बन है
लिग्नाइट में 70% ऑफ कार्बन होता है, बिटुमिनस कोल में 80% ऑफ कार्बन है, जबकि एंथ्रासाइट में 90% ऑफ कार्बन हुआ करता है। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने कार्बन की परसेंटेजेस आपसे शेयर की हैं, एक्चुअली ये कार्बन की परसेंटेजेस कोई एक्चुअल वैल्यूज नहीं है। ये कोई बात फिक्स नहीं है कि बिटुमिनस कोल में 80% कार्बन होगा, ये कोई बात फिक्स नहीं है कि लिग्नाइट के अंदर 70% कार्बन ही एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह से ये भी कोई बात फिक्स नहीं है कि एंथ्रासाइट जो है उसमें 90% कार्बन होगा। लेकिन कीप इट इन माइंड प्लीज, बहुत खूबसूरत पॉइंट है कि पीट इंफीरियर दर्जे का कोल होता है, लिग्नाइट उससे सुपीरियर दर्जे का, आई मीन आला दर्जे का कोल है। और एक बात और याद रखें कि ये जो कोल की इंफीरियर होना या कोल का सुपीरियर होना, यानी कोल अदना कौन सा होगा और कोल आला कौन सा होगा, इट्स मीन जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन कम है वो अच्छा कोल नहीं है, जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होती जाएगी उसमें हम उसको कहते हैं कि ये सुपीरियर टाइप ऑफ कोल है। अब आगे चले तो कुछ बातें जो आपने इंटर टेस्ट के हवाले से या बोर्ड एग्जाम के हवाले से स्टूडेंट्स, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट कोल और बिटुमिनस कोल, इससे रिलेटेड कुछ बातें, कुछ अहम पॉइंट्स जो आपने एग्जाम के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से बहुत ज्यादा फेवरेबल एमसीक्यू समझे जाते हैं। जैसा कि पीट है तो पीट से रिलेटेड पहली बात ये है कि जो पीट है मैं इसको कहता हूं वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल, ये कोल की सबसे पहली स्टेज। सेकंड बात इसमें 60% ऑफ कार्बन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एक और अहम बात ये याद रखें कि पीट में अनचेंज वेजिटेबल्स पाई जाती हैं, और इसमें साथ मॉइस्चर भी एग्जिस्ट करता है, आई मीन इसमें नमी भी एग्जिस्ट करती है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद यह है कि वुड चूंकि डायरेक्टली कन्वर्ट होता है पीट में, तो अभी लकड़ी में से मुकम्मल तौर पे जो उसकी मॉइस्चराइजेशन है, आई मीन उसके अंदर जो नमी है वो मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं होती। कुछ नमी के साथ कुछ पानी के वेपर्स, इस तरह से कुछ मॉइस्चर जो है वो अभी पीट में बाकी होता है। उसके बाद वेजिटेबल से मुराद है इटसेल्फ वुड है, वो भी अभी चूंकि कंप्लीट चेंज नहीं हुआ होता तो इसलिए अनचेंज वेजिटेबल वो भी एग्जिस्ट करता है। एक और बात याद रखें कि जो पीट है इट कैन नॉट बी यूज एज अ फ्यूल, पीट को फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, आई मीन पीट को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट चलें तो लिग्नाइट से रिलेवेंट बातें याद रखनी है कि इसको मैं कहता हूं सेकंड स्टेज ऑफ कोल, आई मीन कोल की सेकंड स्टेज है लिग्नाइट। पीट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल, लिग्नाइट इज द सेकंड स्टेज ऑफ कोल। उसके बाद इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन पहले तो मैंने पहले तो कहा ना कि लिग्नाइट में 70% ऑफ कार्बन पाया जाता है, लेकिन ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इससे मुराद क्या है? याद रहे कि लिग्नाइट में 67 to 70% ऑफ कार्बन है, 67 to 70% ऑफ कार्बन एग्जिस्ट करता है। इट्स मीन कि ये जो 67 है यहां से लेके 70% तक, 67 से लेके 70% तक कार्बन की कंसंट्रेशन लिग्नाइट जैसे कोल में एग्जिस्ट कर सकता है। ये एक फिक्स रेंज है, इस रेंज के अंदर हो सकता है। फिर उसके अलावा याद रहे कि इसमें भी मॉइस्चर पाया जाता है, और उसके अलावा इसमें भी अनचेंज वेजिटेबल मौजूद हैं। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि लिग्नाइट के अंदर भी मौजूद हैं और पीट के अंदर भी मौजूद हैं। अगर पीट को हम फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है लिग्नाइट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूल। The next one is the bituminous coal.
बिट्यूमिनस कोल को पहली तो बात ये है ना कि इसको थर्ड स्टेज ऑफ कोल कहा जाता है, थर्ड स्टेज ऑफ कोल है। दूसरी बात, इसको फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। आई मीन बिट्यूमिनस कोल कैन बी यूज एज अ फ्यूल। इसको हम ना फ्यूल के लिए एज अ फ्यूल ईंधन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन मैंने क्या लिखा कि 80% ऑफ कार्बन इसमें एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स रेंज बताई जा सकती है, वो है 80% से लेके 83% ऑफ कार्बन कैन बी एग्जिस्ट इन बिट्यूमिनस कोल। अब इट कैन बी यूज एज फ्यूल। इसमें कोई वेजिटेबल अनचेंज या इसमें नमी के तासुबात जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन चूंकि ज्यादा है इसलिए इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर लिया जाता है। और एक और बड़ी अहम बात, ये जो कोल है मैं इसको कहता हूं कि ये रिलेटिवली हार्ड है एज कंपेयर टू लिग्नाइट के और पीच के। ये वाला कोल जो है ये रिलेटिवली हार्ड है। एंथ्रासाइट कोल, एक तो ये याद रखें ना कि दिस वन इज द फोर्थ स्टेज, ये कोल की चौथी और आखिरी स्टेज है। अब इसमें जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो 90 नहीं है, 90% तो फिक्स वैल्यू ना हुई ना। ऐसा एंथ्रासाइट भी है जिसमें 85% कोल आई मीन कार्बन, 85 से लेके 98% ऑफ कार्बन कैन बी एग्जिस्ट इन एंथ्रासाइट कोल। और ये कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। इसमें चूंकि कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन ज्यादा होता जाएगा वो उसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमालात उसके भी ज्यादा होते जाएंगे, तो इसको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत अहम बात ये हार्ड है और उसके अलावा ये शाइनी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन से मुराद इसके अंदर कार्बन की जो अरेंजमेंट है वो एक स्पेसिफिक तरतीब है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये हार्ड है और शाइनी क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये कुछ बातें एंथ्रासाइट से रेलेवेंट जो एमसीक्यूज के तौर पे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट वन इज द फ्रैक्शन ऑफ कोल। फ्रैक्शन के एक्चुअल मीनिंग्स हैं, फ्रैक्शन जुज़्व को कहा जाता है। फ्रैक्शन से जुज़्व कह लें, इसको अज्जा कह लें, आप इसको आप पार्ट्स ऑफ कोल कह लें, इसको आप कंपोनेंट्स ऑफ कोल भी कह सकते हैं। इससे मुराद है कि कोल, डेफिनेशन में पढ़ा ना, कोल एक मिक्सचर है। यू नो कि कोल अगर मिक्सचर है तो कोल को सेपरेट किया जा सकता है। सेपरेशन ऑफ कोल इज पॉसिबल। You know कि mixture can be separated by using of physical techniques। तबई तरीकेकार से मिक्सचर सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कोल अगर एक मिक्सचर है तो इसको सेपरेशन इसका पॉसिबल है। अब इसका सेपरेशन पॉसिबल है तो इसको आप हीट करें, इसके लिए आप ऐसा करें कि कोल को फर्नेस के अंदर रखें, एक फर्नेस लें और उसके अंदर कोल को रखें। कोल सब्जेक्टेड टू फर्नेस, कोल को फर्नेस में रखें, फिर इसको हीट करें। जब आप इसको हीट करेंगे ना तो इसमें मिला होगा क्या, इसमें चूंकि ये कोल सॉलिड है, आप इसको हीट करेंगे, जिस चीज का मेल्टिंग पॉइंट, इस बात पे गौर करें, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग नहीं, इसको जब हीट करेंगे तो जिस चीज का मेल्टिंग पॉइंट पहले आ जाएगा ना, वो इसमें से मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में आके इस फर्नेस से लिक्विड फॉर्म में आके बाहर हो जाएगी। फिर इसको और हीट करें, फिर जिसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा फिर वो मेल्ट होकर बाहर निकलेगी, फिर हीट करें, फिर जिसका मेल्टिंग पॉइंट आएगा। तो आस्ता आस्ता तमाम चीजों को एक एक करके ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट के फर्क की बुनियाद पर कोल को जब हम सेपरेशन करते हैं तो इस प्रोसेस को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। बाकी जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे
तो इसमें से वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो एक एक करके मेल्टिंग पॉइंट के बुनियाद पे मेल्ट होकर बाहर आते हैं, हमने आज वो स्टडी करने। फ्रैक्शन ऑफ कोल में मान लिया आपने कोल को हीट किया, कोल से जो चीजें जुदा होंगी उनमें पहली चीज है कोल गैस। कोल गैस विल बी सेपरेट फ्रॉम कोल। आफ्टर दैट इसमें से सेपरेट होगा, इसमें से सेपरेट होगा कोल तार, इसमें से कोल तार सेपरेट होगा। और इसको हीट करें तो इसमें से निकलेगा अमोनिकल लीकर, इसमें से अमोनिकल लीकर सेपरेट होगा। इसको आप फर्दर हीट करें तो इसमें से 400 सेल्सियस के डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने के बाद इसमें जो बाकी बच जाएगा दैट इज कॉल्ड, उसको ना कोक कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए ना व्हाट आर द फ्रैक्शंस ऑफ कोल, तो ये चार फ्रैक्शंस ऑफ कोल हैं। आई मीन कोल गैस है, कोल तार है, अमोनिकल लीकर है, और एंड पे जो रेजिड्यू बचता है उसको कोक कहते हैं। लेकिन कोक भी एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ कोल के तौर पे उसको भी जाना जाता है। बेटा जी इस पूरे लेक्चर में जो शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के हवाले से हैं, पहला शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज द थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम के हवाले से है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। कोल को क्लासिफाई करें और उसमें जो कोल की डिफरेंट स्टेजेस हैं वो आपको आनी चाहिए, और उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन और उससे रेलेवेंट चीज चंद एक पॉइंट जो है ये एटलीस्ट आपको आने चाहिए। और फ्रैक्शन ऑफ कोल को आपने एज ए एमसीक्यू याद रखना है। हम एक कोल को आई मीन फ्रैक्शन ऑफ कोल को एक करके फर्दर उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे that will be fractional distillation and historical distillation। आज के लेक्चर में इतना ही काफी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।